तो अब हम अपने संवाद 2023 के अंतिम पायदान पर हैं उज्जैन में। और ये देश का संसद भवन नहीं है, ये हमारा संवाद 2023 उज्जैन का कार्यक्रम है। उज्जैन जिससे पूरा देश और दुनिया ऊर्जा ग्रहण करती है। तो जितने भी महानुभाव खड़े हुए हैं, ये कुर्सियां आपके बैठने के लिए, अगर आप बैठ जाएं तो इस क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण शख्सियतें हमारे साथ में हैं, उनके साथ एक धीर गंभीर बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ दो ऐसी शख्सियत हैं जो अपने अपने राजनीतिक दल का इस प्रदेश में गंभीर चेहरा है। उज्जैन क्षेत्र जिसे लोग भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के तौर पर देखने लगे थे, उसको भेदने में जिस शख्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो हमारे साथ इस समय मंच पर हैं। महेश परमार उनका नाम है, तराना से विधायक हैं। थोड़ी सी मेहनत या तो भाजपा ही कर लेते या कांग्रेस ही कर लेते तो वो शहर के महापौर भी हो सकते थे। देखो भाई, ऐसा है, जिस 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 राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को लगता हो कि मेरा नेता मंच पे बात ठीक से नहीं रख पाएगा, वो नीचे से बात रखे। अगर कांग्रेसियों को लगता है महेश परमार में दम नहीं है तो फिर आप बोल लीजिए, और जिनको लगे चिंतामणि जी में कोई चिंतन विंतन नहीं है तो वो भाजपा ही बोल ले। नहीं तो आप अपने नेताओं पे भरोसा रखें, हम पे रखे ना रखे कोई बात नहीं। तो अब हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। चिंतामणि मालवीय जी को इस क्षेत्र के सांसद होने का गौरव प्राप्त रहा है। वर्तमान में पार्टी ने संगठन के तहत प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व उन्हें दिया हुआ है। अब इसके इतर भी पार्टी कोई दायित्व देती है नहीं देती है, इसे जानने में हमारी और उनकी दोनों की दिलचस्पी है। तो हम अपने संवाद की शुरुआत करते हैं और शुरुआत चिंतामणि मालवीय जी से करते हैं। और शुरुआत इसी से करते हैं, चिंतामणि जी, किसकी चिंता ज्यादा कर रहे हैं, अपनी या अपनी पार्टी की? स्वाभाविक रूप से पार्टी की चिंता पहले है, पार्टी की चिंता ही करेंगे। और निश्चित रूप से मैं ही नहीं बल्कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी के लिए लगा है। हम सरकार बनाएंगे फिर से। नहीं, अगर पार्टी की चिंता आप कर रहे हैं तो हमें तो आपको लेकर और पार्टी को लेकर, दोनों को लेकर चिंता हो रही है। और चिंता इसलिए हो रही है कि 39 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हुए, उसमें उज्जैन जिले से भी सीटों पर घोषित हुए, पर चिंतामणि दिखे नहीं। तो उससे पार्टी और आप दोनों चिंता में नहीं आए? देखिए, ये कोई विषय नहीं, पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए विचार करती है और मेरा भरोसा है कि पार्टी ने मेरे लिए भी कोई विचार किया ही होगा। इसलिए मेरे मन में इस विषय को लेकर के ना कोई उहापोह है, ना कोई निराशा है और ना कोई ऐसी बहुत उत्सुकता है। मुझे पता है कि पार्टी विचार करेगी ही। नहीं, थोड़ा इसे और विस्तार देते हैं।
की ओर से एक बार डॉक्टर साहब का जोरदार स्वागत करें, पूरी आईएनएच टीम का। डॉक्टर साहब, ये सभी युवा लोग बैठे हैं हमारे जी। कांग्रेस पार्टी में कोई अकाल नहीं है। आपने देखा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पैदल चलकर लाखों की संख्या में युवा नेताओं के साथ पूरा देश को देखा, किसानों की समस्या सुनी, युवाओं की बात सुनी, हर वर्ग की बात सुनी। बात रही पार्टी, पहली बार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद, युवा साथियों का सहयोग और परिणाम तो उज्जैन के कलेक्टर के हाथ में था। परिणाम माननीय मुख्यमंत्री जी के फोन से तय हुआ, तो ये तो तय जनता ने कर दिया था और कांग्रेस के साथियों ने मुझे इतने वोट दिलाए। ये तो महापौर का परिणाम सबके सामने है। बाकी बात में महेश जी, हमने परिणाम पे तो अभी पहुंचे ही नहीं, अभी तो प्रत्याशी घोषित होने में पहुंचे। हमारा सवाल बहुत युवा स्पष्ट है जी। और वो सवाल ये, रुको चिंतामणि जी, अभी तो बात शुरू हुई है जी। धैर्य रखिए। मैं बीच में बोला नहीं हूँ, हम डॉक्टर पढ़े लिखे हैं, मैं गाँव का कम पढ़ा लिखा, बीच में टोके नहीं, थोड़ा इनको समझा दो। चिंतामणि जी ने भी इशारा किया, बोले नहीं। मैं बोला नहीं, डॉक्टर साहब सर बोल रहे थे। नहीं, उन्हें आपकी मदद करने की इच्छा आ गई। ठीक है, ये अच्छी बात है साहब। भी क्या है कि आपने हमारे सवाल का सही उत्तर नहीं दिया ना, तो उन्होंने कहा मदद कर दें। सवाल हमारा ये नहीं था कि आपका परिणाम ऐसा क्यों आया। हमारा सवाल इतना था कि इतने बड़े राजनीतिक दल में महापौर के तौर पर भी महेश परिमार का ही नाम क्यों आया था। ये भारतीय कांग्रेस उज्जैन में इतनी दीनहीन क्यों हो गई कि कोई और नाम खोज नहीं पाई। कोई दिन ही नहीं, सब पार्टियों के साथियों की इच्छा थी, जी। संगठन के लोगों की इच्छा थी, सबने मिलकर तय किया। जी। अब हमारे संगठन में आप देख लो, एक से एक युवा नेता हैं। अभी आप देख लो जितने आंदोलन हो रहे हैं, पार्टी के आयोजन हो रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं। परिणाम में वही तो कहना चाह रहा हूं कि सबने सर्वसम्मति से तय करके मेरे नाम को, सबकी आम राय, पार्टी के युवा नेताओं की, वरिष्ठ नेताओं की, हमारे शीर्ष नेतृत्व की, तो जब तो ये भगवान महाकाल की कृपा से परिणाम आया है जी। तो ये कहीं हमारे यहाँ युवा नेताओं की कमी नहीं, ना वरिष्ठों का की कमी है, ना युवाओं की कमी है। आप धीरे धीरे अभी आपको और आने वाले 15 दिन 20 दिन में दिखेगा मध्य प्रदेश में कि हमारे युवा साथी किस तरह से, आप देख रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पटवारी भर्ती की बात हो, हर जगह हमारे कांग्रेस पार्टी के युवा साथी मिलकर, उज्जैन में खासकर एक एक हमारे युवा साथी हजारों की संख्या में बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी में कहीं युवा नेतृत्व की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास युवा नेतृत्व है। डॉक्टर साहब, अच्छा, आप जो है साथियों की मांग पर आ गए, तो साथियों की मांग पर केवल महापौर के चुनाव तक रह गए या तराना छोड़ के उत्तर दक्षिण में भी जगह ढूंढ रहे हैं? साहब, मैं तो जहां से लड़ना, मेरे लिए जो सीट तय है वहीं से लड़ूंगा। उत्तर दक्षिण से तो हमारे युवा साथी लड़े बैठे हैं बहुत सारे, इनमें से कोई युवा साथी लड़ेंगे, दोनों तरफ से हमारे पार्टी संगठन जो तय करेगा। नहीं, पार्टी के हारने का इतना लंबा सिलसिला हो गया उत्तर दक्षिण में, मन नहीं करता कि जरा इस हार के सिलसिले को रोकें? इस बार साहब परिवर्तन होगा। किसका? दोनों के उत्तर दक्षिण। परिणाम आपको नवंबर के चुनाव के बाद जब इंजीनियरिंग महाविद्यालय में गिनती होगी तो आपकी पूरी टीम और हम सब लोग वहीं रहेंगे और इस बार 7 सीट कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ऐसी ईवीएम में क्या सेटिंग कर लिया आप, जो आप 7 की 7 जीतेंगे भाई? डॉक्टर साहब, 4 तो हम जीते हुए हैं। उत्तर दक्षिण में महापौर का परिणाम हमारे सब साथियों ने दे ही दिया है। मैहतपुर की स्थिति आपके सामने है, क्या कह रहे हैं वहां के विधायक, तो इसलिए तो हम जनता की बात बोल रहे हैं। हम तो अभी महापौर के चुनाव का परिणाम उत्तर दक्षिण और 4 सीट हम जीते हुए हैं, तो 4 और 2 6 तो ये हो रही है। मैहतपुर की जनता से जाके पूछ लीजिए आप, मैं ग्रामीण क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूं, इस हिसाब से कह रहा हूं 7 जीतेंगे। अब मैं कहीं गलत बोल रहा हूं तो आप बताइए, झूठ अगर मेरी बात में सच्चाई नहीं हो तो। 4 तो हमारे विधायक हैं, दिलीप गुर्जर जी हैं, रामलाल जी हैं, मैं स्वयं हूं, मुरली भाई हैं, और उत्तर दक्षिण में जनता, हमारे युवा साथियों ने वरिष्ठों के मार्गदर्शन में जो काम किया, इतने वोट मिले, तो निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है कि उज्जैन में 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने पूरे विश्व में भगवान महाकाल के श्री चरणों में महाकाल लोक का जो काम किया है, निश्चित रूप से हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है कि 15 साल लगातार 2003 से लेकर 18 तक सत्ता में शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे। ये हमारे परिवार के बाकी लोग बैठे हैं, कमलनाथ जी ने शुरुआत की है। उज्जैन के लोग समझते हैं, समझदार हैं। जब तो मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को इतने वोट दिए और निश्चित रूप से आपको परिणाम दिखेगा। अच्छा महेश जी, एक बात बताओ, आपका तो खुद का नाम भी महेश है, महाकाल तो बड़े कृपालु हैं और आप बता रहे हो कि कोई काम शिवराज जी ने नहीं किया। महाकाल के संदर्भ में काम तो जो है कमलनाथ जी ने किया, फिर महाकाल की कृपा कमलनाथ जी से क्यों चली गई, क्यों उनकी सरकार चली गई भाई? साहब, आप तो डॉक्टर साहब मीडिया जगत से आते हैं, 100 करोड़ रुपए का प्रलोभन देकर
कहीं किसी पे ईडी का छापा, अलग अलग नए नए प्रकरण पूरे देश में की हालत ये बनी हुई है। अब श्रीमंत सिंधिया जी गए, आप उनके ऊपर सब आप देख रहे हैं, किसी को कहीं झूठे प्रकरण दर्ज करा करा के, किसी भी तरह सत्ता इन लोगों को चाहिए। अब सत्ता के इनके तो आप सत्ता के भूखे लोग हैं, अब मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन आप नहीं जानते, पूरा मध्य प्रदेश तो पूरा देश जानता है। लेकिन हम जानना ये चाहते हैं कि आपके लोग इतने लालची और डरपोक क्यों है भाई, जैसा आप बता रहे हैं कि भाई प्रलोभन मिला, डरा दिया, प्रलोभन मिला तो बिक गए, डराया तो डर गए। आप तो बात करते हो हम किसी से नहीं डरते, राहुल गांधी जी देखो कितनी दमदारी से बोलते हैं मैं किसी से नहीं डरता, और उनके फॉलोअर इतनी जल्दी डर जाते हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन किसी के परिवार पे भाई को आप बंद करा देंगे। अब पूरा देश का पूरा वातावरण आपके सामने है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी या जितने विधायक साथी हमारे गए हैं, 100 करोड़ उनके परिवार, उनकी जमीनें हड़पने का काम। अब आप हमें अब ये भाई जी पहले तो एक साफ साफ बात बताओ, जी जी, ये आपके जो 28 लोग गए जी, ये डर कर गए या बिक कर गए? अभी तक तो आप बताते थे कि बिकाऊ थे। बिल ये बिक कर, बात साफ आनी चाहिए। ये बिक कर गए और डर कर गए, दोनों चीजों को। भाई डरेगा। अब डराए, सुनिए, एक कहीं न कहीं बड़ा भय था, डराया और खरीदा। मुझे भी स्वयं, मैंने पहले भी कहा, ये बात मैं दोहराना नहीं चाहता जी, मुझे स्वयं को 50-50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। मैंने अब फिर कहता हूं, आ जाए शिवराज जी महाकाल मंदिर में, अगर मुझे अगर 50 करोड़ का प्रलोभन नहीं दिया, मेरी स्वयं की फोन पे बात हुई, मुझे अब वो बातें मैं इसलिए साहब क्या है कि चुनावी माहौल है, हम चाहते हैं कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। 18.5 साल पूरा मध्य प्रदेश जंगल राज के रूप में परिवर्तित हो चुका है। उज्जैन की पहचान भगवान महाकाल के रूप में थी, उज्जैन की पहचान श्री कृष्ण जी की शिक्षा स्थली के रूप में थी, लेकिन आज पूरे विश्व में हमें कलंकित होना पड़ता है महाकाल लोक के भ्रष्टाचार को लेकर। आज पूरे विश्व में उज्जैन के हमारे साथियों के परिवार के लोग पूछते हैं कि ये महाकाल लोक में ऐसा क्या धरा है कि हमारे सप्तऋषियों की मूर्तियां थोड़ी सी हवा चलने से धराशायी हो गई। इनको तो सप्तऋषियों का श्राप लगेगा, भगवान से भी ज्यादा हम ऋषियों को पूछते हैं साहब क्या कारण था कि थोड़ी सी हवा चलने से मूर्तियां धराशायी हो गई। ये तो सिंहस्थ की भूमि तक को नहीं छोड़ने में धन्यवाद देता हूं डॉक्टर साहब को, हम सब लोगों ने लड़ा, इनको भी लगा के भैया शिवराज जी ने स्वयं ने बुलाया कि पूरी जमीन हड़पना चाहते थे। ये विश्व का सबसे बड़ा सनातन का मेला, हमारी आस्था, करोड़ों असंख्य लोग यहाँ मां छिपरा में डुबकी लगाने आने वाले थे, उसी जमीन को नहीं छोड़ रहे हैं तो हम आम लोगों को और हम उज्जैन को क्या छोड़ेंगे साहब। मुझे तो बड़े इन लोगों पे दया आती है और तरस आता है। अभी आदरणीय डॉक्टर साहब कह रहे थे, राजपाल जी गए कहीं, कि भैया पहले तो ये तय कर लो कि सांसद जी या यहाँ के मंत्री जी या पारस जी या मुख्यमंत्री जी कब हॉस्पिटल खुलेगा। मेडिकल कॉलेज की बात हुई, 100 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद मैंने खान डाइवर्सन के लिए विधानसभा में 15-15 बार क्वेश्चन लगाया साहब। इन लोगों को मुझे शर्म आ गई, इनको झूठ बोलते शर्म क्यों नहीं आ रही, मुझे बड़ी शर्म आती है इनसे जी, क्यों इनको शर्म क्यों नहीं आ रही झूठ बोलते हुए, ये सच्चाई है, ये चल के देख ले मेरे साथ चल के। मैं चिंतामणि जी के पास आऊंगा, उससे पहले एक सवाल और पूछना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे सबको 100-100 करोड़ दिए गए, ये आपकी कीमत इतनी कम क्यों लगाई, आपको 50 करोड़ का ऑफर क्यों था? साहब मेरी कीमत तो कार्यकर्ताओं ने तय करके मुझे विधायक बनाया, मेरी कोई कीमत नहीं साहब। मैं तो गरीब किसान परिवार से आया हूं साहब, जिनको डर था, जिनको बिकना था, मेरी तो साहब मेरे पिता की जो जमीन थी उससे ही कमा के खाता हूं, इसलिए मुझे खरीद नहीं पाए। मेरा कोई मूल्य नहीं, अमूल्य हूं साहब मैं, मेरे कोई अवैध उद्योग धंधे नहीं है, मेरा कोई अवैध व्यापार नहीं है, मेरा क्या बिगाड़ेंगे, मैं सड़क का आदमी हूं, यहाँ नहीं तो खेत पे काम करेंगे। लेकिन जिनको डराना साहब, जिन लोगों ने, अब तुलसीराम सिलावट मंत्री नहीं थे क्या, गोविंद सिंह राजपूत मंत्री नहीं थे क्या, ये सब लोग मिनिस्टर थे साहब, और इनकी ज्यादा चलती थी कमलनाथ सरकार में। 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार पूरे देश में एक मॉडल के रूप में विकसित हो रही थी साहब, लेकिन कहीं न कहीं अभी उस मॉडल पे भी बात करेंगे, पर मैं चिंतामणि जी आपके पास आना चाहता हूं। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो महेश भाई ने जो विषय उठाया मैं उस पर बोलना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो कि ये श्रेय ले रहे हैं महाकाल लोक का। महाकाल लोक जो है वो स्मार्ट सिटी परियोजना का हिस्सा है जी, और स्मार्ट सिटी परियोजना केंद्र सरकार की, सारा पैसा केंद्र सरकार से आया और 2016 में तय हुआ, तो इनकी तो कोई भूमिका नहीं। उसके बाद जो है
ये 1 रुपया भी अगर ये तथ्यगत प्रमाण दे दे कि 1 रुपया भी कमलनाथ सरकार ने महाकाल लोक के नाम पे दिए हों, ये सारा केंद्र का पैसा, उसके बाद महाकाल मंदिर का जो पैसा था वो उसमें ऐड किया और इन्होंने जो भी परियोजना बना करके कह रहे हैं कि हमने किया, कुछ नहीं। दूसरी बात, हमारे महेश भाई कह रहे हैं युवाओं की बात, मुझे बताया कि अगर युवाओं की इतनी बातें कांग्रेस में, तो 80 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की क्या जरूरत पड़ी? जो हमारे अर्जुन जो है खड़गे जी, हाँ खड़गे जी को बनाने की क्या जरूरत? यहाँ पर जो पूरी कांग्रेस केंद्रित है 2 लोगों में, या तो कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी। 80 साल के दिग्विजय सिंह जी ये युवाओं की बात कर रहे हैं, नेतृत्व तो इनका वृद्धों हमारे के हाथ तो में, बात ये युवाओं की कर रहे हैं, रुकिए हर जगह। नहीं एक बात बताइए, मैं तो समझ ही नहीं पाया। एक मिनट, अरे 1 मिनट रुकिए। चिंतामणि जी, हाँ आपका सवाल तो मुझे बड़ा चिंता में डाल दिया। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 80 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। एक दलित वर्ग का व्यक्ति देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, उसके लिए दलित वर्ग से आने वाले चिंतामणि मालवीय जी परेशान हो गए। ये बात समझ में नहीं आई। परेशान नहीं, आप बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपका सवाल है। दलितों को अगर सत्ता देना है तो रियल सत्ता दो। इन्होंने जो आज भी आप देखेंगे कि अगर राहुल गांधी जी आते हैं तो खड़गे जी, जब तक राहुल गांधी जी नहीं बैठेंगे, खड़गे जी नहीं बैठेंगे, ये उस श्रेष्ठ पद का 100 साल पुरानी पार्टी के अध्यक्ष का अपमान है। अब जब नामधारी आप अध्यक्ष बनाएंगे और उम्मीद करेंगे कि ये दलितों का, तो वास्तव में नामधारी अध्यक्ष इन्होंने बनाया है। मैं बीच में रोकूंगा। देखो ऐसा है, चिंतामणि मालवीय जी का अधिकार है कि वो अपनी तरफ से जवाब दें, और जब आपको पूरक प्रश्न में कमी दिखाई दे तो आप प्रतिक्रिया दें। आप रुकिए तो सही, चिंतामणि जी इतनी आसानी से ना निकल जाएंगे, धैर्य रखिए। जी चिंतामणि जी थोड़ा बोलिए। हाँ नहीं, दूसरा अब मैं आपसे सवाल कर लेता हूं। आपने बड़े एक और महेश जी ने कहा, नहीं आपने बड़ा बहुत ही, देखिए आपने हृदय स्पर्शी बात कही। देखो सत्ता, रुकिए। आपने कहा देखो दलित को देना है ना, नहीं आप तो वास्तविक विषय तो पूरा हो जान दो डॉक्टर। ये भी आप अपने विषय पर रहिए। हाँ। वास्तविक सत्ता दीजिए। तो आपने कहना क्या चाहते? उनके पास तो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही पद था, सरकार तो उनके पास में है, केंद्र में आपके पास है, तो आप संदेश क्या देना चाह रहे हैं? शिवराज जी की जगह आपको मुख्यमंत्री बनाए या मोदी जी की जगह आपको प्रधानमंत्री बनाए? नहीं, वो मेरा वो स्तर नहीं, और ना ही मेरी कोई महत्वाकांक्षा है। मैं तो साधारण कार्यकर्ता हूं पार्टी का। और दलित वर्ग से कोई तो होगा आपकी पार्टी में, क्या उसके लिए आपका संदेश है? सर आप रुके तो सही, चिंतामणि जी से सवाल है, चिंतामणि जी उत्तर देंगे। जी चिंतामणि जी, देखिए ये आपका संदेश किसके लिए है, थोड़ा स्पष्ट है ना। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने प्रत्येक स्तर पे, मतलब राष्ट्रीय संगठन से लेकर के तो नीचे तक, एक महासचिव का पद दलित को मिलेगा ये तय किया। ये पहली ऐसी पार्टी है जिसने पार्टी में रिजर्वेशन दिया कि नहीं एक महासचिव। आप महासचिव, और हमने सबसे पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। महासचिव बनाए तो उसमें महान कहलाएं, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए तो सवाल के घेरे में आए। उसी पे आए ना। देखिए इसके पहले सबसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और अरे बंगारू लक्ष्मण को बनाया, राष्ट्रपति बनाया, इन्होंने राष्ट्रपति बनाया। तो एक क्रिप्टो क्रिश्चियन को राष्ट्रपति बनाया दलित के नाम पे। हमने राष्ट्रपति दलित को बनाया, हमने राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति की महिला को बनाया। शिप्रा माँ की बात कर लो, शिप्रा मैया की, हमने ओबीसी का प्रधानमंत्री की बात कर लो, उज्जैन की बात करो, राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करो। आपने उज्जैन की समस्या के लिए बैठे सब कुछ इतना अच्छा किया चिंतामणि जी, फिर भी 2018 में जनता ने आप लोगों को क्यों निपटाया? और उज्जैन में तो खास तौर पर निपटाया, और मालवा संभाग में तो तसल्ली से निपटाया। थोड़ा इसमें रोशनी दो, क्यों ऐसा हुआ? देखिए उसके पहले हमारे पास 29 में से 28 सीटें थी इसी उज्जैन संभाग में जी। और फिर क्या किया आप? देखिए ये चलता है, कुछ जो भी कमियां हुई प्रत्याशी चयन में हुई या और भी जहां कुछ हुआ, उससे हमने सीखा है। इस बार हम पूरी 7 की 7 सीटें यहाँ उज्जैन में लेंगे और पूरी 29 सीटें इस उज्जैन संभाग में लेंगे। नहीं अभी आप थोड़ा रोशनी दीजिए ना सर, इतने लोग बैठे हुए हैं, पूरे प्रदेश में देख रहे हैं। आपने स्वयं बताया कि उज्जैन संभाग में 29 में से 28 सीटें हमारे पास थी, वो 28 में से 17 रह गई। क्यों रह गई? क्या किए थे ऐसा आपके लोग? देखिए अभी जनता ने ऐसा ठुकराया। ये जो भी विषय है इसमें निश्चित रूप से पार्टी ने चिंता की है, और हम
आप इस बार जीतेंगे। और पार्टी में तो जब चुनाव होते हैं हार जीत लगती ही है, तो इसलिए बहुत हम इतने रह गए, ठीक है, ये पार्टी के विचार करने का विषय। इस बार हम पूरी 29 जीतेंगे। कैसे जीतेंगे आप? 3 साल की जगह आप 3 महीने की योजनाओं पे तो फोकस कर रहे हैं। कभी लाड़ली बहना बताते हैं, कभी सीखो कमाओ बताते हैं। 3 महीने के काम से जीत जाएंगे? देखिए, केवल इतना भर नहीं है, हमने मध्य प्रदेश बनाया है। अभी महेश भाई कह रहे थे जंगल राज है, इनके समय में चंबल में डाकुओं की भाई प्रसिद्ध था मध्य प्रदेश, डाकुओं का राज्य। वही बागी बागी लोग थे, डाकू गलत बोल रहे हैं। हमारी सरकार में जाओ डॉक्टर साहब, बागी है वो। हमारी सरकार के बाद बिल्कुल निर्मूलन हो गया। चंबल में अब कोई डाकू गिरोह नहीं। हमारे यहाँ पर सिमी का गढ़ बन गया था। हमारी सरकार के बाद की बात कर लो, हमारी सरकार के बाद सिमी का गढ़ खत्म हुआ। हमारी सरकार के बाद हमारी कानून व्यवस्था लागू हुई। इस प्रदेश में जो सड़कें 44,000 किलोमीटर सड़कें थी, आज 3 लाख किलोमीटर सड़कें इस मध्य प्रदेश में है। ये 2 घंटे 3 घंटे लाइट देते थे, 24 घंटे लाइट आप उलझ रहे हैं। चिंतामणि जी, सिंचाई इनके समय 60 लाख हेक्टेयर पे थी। चिंतामणि जी, आप उलझ रहे हैं। 60 लाख हेक्टेयर पे सिंचाई हो रही है। अरे रुकिए चिंतामणि जी, आप क्या है, पहले जो उत्तर तैयार करके आए ना, उस पर नहीं, हमारे सवाल पर नहीं है। हमारा सवाल ये था कि पिछले 3 साल में क्या ऐसा किए जिसके आधार पर आप कह रहे हैं सातों के सातों उज्जैन में जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बना रहे हैं। हमने 3 साल का हिसाब पूछा, आप हमें जो है पिछले 15 साल का और बताने लगे। 15 साल का हिसाब तो 2018 में हो गया, जनता ने आपको निपटा दिया। 3 साल में क्या किए उसका बताओ ना। राजस्थान की याद जरा, अखबार राजस्थान पढ़ ले। फिर मैं महेश जी के पास आऊंगा आखिर जी। इसका कोई उत्तर? डॉक्टर साहब का मन नहीं लग रहा है। नहीं, आप राजस्थान के जरा आंकड़े उठा के देख लो तो पता लग जाएगा कि कहाँ ज्यादा बलात्कार। अच्छा महेश जी, आपके पास आता हूं मैं। चिंतामणि जी तो हमें जवाब दे नहीं रहे अभी। महेश जी आप बताओ, आपको अपनी कुर्सी कितनी हिलती हुई लगने लगी चिंतामणि मालवीय जी के इस ऐलान के साथ कि 7 की 7 उज्जैन की जीतेंगे, मध्य प्रदेश में फिर सरकार बनाएंगे? तो आप क्या करेंगे? क्या 7 जीत गए तो इसका मतलब तो ये हुआ आप भी पूर्व विधायक हो गए। डॉक्टर साहब, पहले चिंतामणि मालवीय जी, चिंतामणि जी पहले इनकी खुद की चिंता कर लें, उसके बाद पहले आडवाणी जी की चिंता कर ले। हमारे खड़गे जी की अपेक्षा आडवाणी जी की क्या हालत है, ये पहले तय कर ले। हमारे संस्कार हैं। 8 बार लगातार 9 बार 10 बार के विधायक हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। जनता ने उनको चुना, विद्वान आदमी है, 4 भाषाएं जानते हैं, वो ठीक है। मैं आदरणीय मालवीय जी से, आप कमलनाथ की 15 महीने की सरकार, 3 साल का आपने पूछा, प्रत्येक परिवार का ये बैठे ना आदर जोशी जी, राजपाल सिंह, इनके घर का भी बिजली का बिल 100 रुपए आता था। बिजली का इनके भी घर का 100 रुपए आता था, 100 रुपए आता था। अभी बिजली का बिल 1500 2-2000 रुपए आ रहा है। डॉक्टर साहब, कमलनाथ जी ने गौशालाओं का निर्माण किया। मेरे विधानसभा में लगभग 40 गौशालाएं और पूरे मध्य प्रदेश में हजारों की संख्या में गौशाला का निर्माण किया। शुद्ध के युद्ध के माध्यम से बड़ी कार्रवाई की। जो मिलावटखोर लोग थे, हमारे उज्जैन के केलकर जी, किन्ने बताया? चिंतामणि जी से अकेले में जाके पूछना। सबसे बड़ा माफिया मिलावटखोरों का, उस मिलावटखोरी से इस तरफ बैठे या इस तरफ सबके परिजनों को गंभीर बीमारियों से पीड़ित होना पड़ता था। साहब, ये 15 साल में ये पनपा। कमलनाथ ने मेरे विधानसभा तराना में या उज्जैन जिले में 1000 करोड़ रुपए, 1 लाख रुपए प्रत्येक किसान की कर्ज माफी हुई है, कागजों में साहब। पेंशन 300 बढ़ाकर 600 हुई है। महाकाल लोक का बता रहे थे, का सबूत क्या है? जब महाकाल लोक में टेंडर कांग्रेस के समय हुए, निर्माण कार्य भाजपा ने किया। नरोत्तम मिश्रा आदरणीय के बोला कि ये तो कांग्रेस के समय इनके टेंडर हुए थे। ये मीडिया में बोला है। शिवराज जी ने बोला कि कांग्रेस के समय टेंडर हुए थे। तो ये एक और चीज साहब, हमने काम किया है। डॉक्टर साहब इतने वोट जीते, आपको टिकट क्यों नहीं दिया? डॉक्टर साहब के ऊपर तो विश्वास ही नहीं पार्टी को, क्यों टिकट नहीं दिया डॉक्टर साहब को? आप मंच पे उनकी तारीफ करोगे तो टिकट भाजपा कैसे देगी? अरे अब डॉक्टर साहब हमारे साथ प्रोफेसर रहे, मतलब अब आप उनसे दोस्ती निभा रहे हो या दुश्मनी? ये तो नहीं, खुद आप तय करो। दुश्मनी साहब, शिष्टाचार पर मेरा तो यही निवेदन साहब कि अब उज्जैन की अगर बात करें तो ये मेडिकल कॉलेज से लेके मां छिपरा मैया आज तक दूषित हैं। जितना पैसा कमलनाथ जी ने महाकाल लोक के निर्माण में लगाया, उससे कहीं 4 गुना ज्यादा शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो कमलनाथ जी की योजना झूठ मूठ से अपने नाम करने का, उससे कहीं 4 गुना पैसा खर्च किया साहब।
4 गुना पैसा, जी। वही पैसा अगर उज्जैन के विकास में लगाते तो उज्जैन का कायाकल्प होता। अब टाटा टाटा कह रहे थे साहब, वो टाटा उसका 1 साल 11 माह का एग्रीमेंट था, उसको 4 साल हो गए निर्माण कार्य करते करते जी। उसके बाद भी ये उसको टाटा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि टाटा से जब घर से निकलता है टाटा कुछ करके, तो जब टाटा करते हैं इससे टाटा इनको प्यारी है। क्यों टाटा को 4 साल तक खींच रहे हैं? टाटा को क्यों इन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया? अच्छा एक बात बताइए महेश भाई जी। आप तो इतने मुग्ध हैं 15 महीने के कार्यकाल से कमलनाथ जी के, और वो डरे हुए या बिके हुए लोग जब उपचुनाव में गए तो तुलसी सिलावट 4,000 से जीतने वाले 60,000 से जीते। थोड़ा बताइए ना, अगर साहब, मामला इतना गड़बड़ था। साहब धन बल पूरे देश में यही तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सब गिरी चुनी हुई सरकार को गिराने का काम कर रही है। अच्छा। धन बल सब धन सब। अच्छा तो धनबल का जब मामला साहब, इतना बड़ा ग्वालियर- जनता के विवेक पर सवाल है। रुकिए चिंतामणि जी, साहब हम ग्वालियर अभी चंबल रुकिए में भी जीते हैं। महेश जी 1 मिनट रुकिए। जी। जब धनबल इतना प्रबल है तो फिर जाके 2023 में क्यों पसीना बहा रहे हैं भाई? वो धनबल तो अभी भी है, तो फिर जाके 2023 में आपको लेकर कोई उम्मीद क्यों रखे जब आप मान रहे हैं कि इनकी जीत धनबल के कारण होती है? साहब 2023 में इसलिए उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जितने भी जिम्मेदार लोग आज इन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, पिछले अभी भगवान महाकाल की कृपा से थोड़ी बारिश हुई है, 1 महीने से किसान भाई 1 महीने पहले उनके चेहरे पे मुस्कान थी, सोयाबीन की जब हरी फसलें देखता था, बड़ी उनके चेहरे पे सुकून था। तो हमको कहते थे कि विधायक जी आज सोयाबीन हमने 15-20 साल में ऐसी सोयाबीन देखने को मिली है। आज 1 माह से सूखे की स्थिति है। हमने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया, अलग अलग हमारे साथियों ने घेराव किया, प्रचार प्रसार करने शक्ति केंद्र, एक भी जिम्मेदार व्यक्ति, चिंतामणि मालवीय जी पूर्व सांसद है या वर्तमान सांसद है या वर्तमान विधायक है या मुख्यमंत्री जी, जब मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हुए तो अरे कमलनाथ मैं तो मिट्टी भी तोल देता, ये करता, एक भी किसान भाइयों के बीच में नहीं गया। किसान भाई आज लहू के आंसू रो रहा है, सब बहुत संकट में है। आज 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब किसान भाइयों ने अपनी मोटरें चालू की तो 1.5 घंटे 2.5 घंटे बिजली मिलने लगी है। अभी आप जाकर देख लीजिए सब ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे हैं, 4-4 दिन से खड़े हुए हैं। ये स्थिति है तो कौन वोट देगा इनको? अच्छा एक बात बताओ जी, ये महाकाल की शिवराज जी पे इतनी कृपा क्यों है? आप इतने आरोप लगा रहे हैं, पर वो तो 3 दिन पहले विशेष अनुष्ठान करने आए बारिश के लिए, महाकाल का अनुष्ठान किया, अगले दिन बारिश शुरू हो गई। बारिश तो ऐसा साहब कैसे हुआ? बारिश तो महाकाल की कृपा से हुई। शिवराज जी के साहब, ये शिवराज 1 महीने पहले सोयाबीन खराब, 80% सोयाबीन खराब, शिवराज जी इंतजार कर रहे थे किसान भाई की फसल सोयाबीन खराब हो, इस बात के लिए फिर पहले आना था, दूसरे दिन आ जाना था उनको, क्यों नहीं आए फिर शिवराज जी? शिवराज जी साहब, शिवराज जी तो इतने बड़े रंगमंच के कलाकार है, उनके बारे में क्या कहूं, धड़ाधड़ ऐसी झूठ की घोषणा मशीन हो गए, शर्म आती है। मैंने क्या कहा, धड़ाधड़ जो मुंह में आए वो कहते अच्छा, एक हैं। बात उज्जैन में आप अनिल इनसे पूछ लीजिए, चिंतामणि जी से, इनके अन्य जनप्रतिनिधि इनको कितनी घोषणा करके चले गए, भाई और बहनों ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे उज्जैन में करा क्या, ये पूछिए इनसे साहब। मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं आया अभी? क्या इंजीनियरिंग कॉलेज की जमीन, वो इंजीनियरिंग महाविद्यालय की जमीन है, वो जमीन कैसे हो जाएगी? राजपाल सिंह जी कह रहे थे अभी, कहां चले गए राजपाल सिंह जी? पूरे प्रदेश का प्रवक्ता है। अच्छा भाई जी एक बात बताओ, कौन ज्यादा बड़ा कलाकार है, राहुल गांधी जी या शिवराज जी? सवाल इसलिए किया कि कुछ भी घोषणा करके चले जाते हैं। अब वो 2018 में हमें याद आता है, वो राहुल गांधी जी आए थे, बोले 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ होगा, 1, 2, 3, 8, 9, 10, और 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। अब महेश परमार जी आप वाकई बताना, 55 लाख किसान थे, सबका कर्जा माफ हो गया ना महेश जी? सब पहले चरण में विधानसभा के पटल में 30 लाख लोगों का कर्ज माफी। राहुल गांधी ने क्या बोला? मध्य प्रदेश के साहब सुनिए साहब, ये झूठी घोषणा नहीं करते कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी। 30 लाख किसानों का ऋण माफी हुई है, 11,500 करोड़ रुपए। और अभी चिंतामणि मालवीय जी कह रहे थे जब हमारी सरकार थी 25,000 करोड़ का कर्ज था, अच्छा 5 लाख करोड़ का कर्ज है मध्य प्रदेश वासियों के ऊपर। आज ये स्थिति है मध्य प्रदेश की। महेश आप हमारी बात का ईमानदारी से जवाब दीजिए, आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। राहुल गांधी जी पे पूछेगा तो यही जवाब आएगा। राहुल गांधी जी ने बोला क्या था? क्या राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश की जनता को कहा था कि देखो हमारी सरकार बनाओ, 5 साल में चरणबद्ध तरीके से हम प्रदेश के किसानों को कर्ज मुक्त कर देंगे? या राहुल गांधी ने सीधे तौर पे कहा था कि 10 दिन में सभी किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे? अब सवाल केवल इतना है महेश परमार जी, जो सम्मान्य विधानसभा सदस्य हैं,
क्या कमलनाथ जी के नेतृत्व की सरकार ने 10 दिन के अंदर प्रदेश के सभी किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ कर दिया था? तो हम किसको ज्यादा बड़ा अभिनेता माने? साहब मैं मेरी 2 मिनट का समय लूंगा। राहुल, क्या आपको लगता है कि महेश राहुल वर्मा जी को समझ नहीं है? राहुल गांधी, डॉक्टर साहब, राहुल गांधी जी की बात को कमलनाथ जी ने अक्षर से माना। जी। पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग बैंकों का कर्जा था किसान भाइयों के ऊपर। 10 दिन पहले दिन कमलनाथ जी ने उस प्रक्रिया को चालू किया। आपने बोला चरणबद्ध 30 लाख किसानों का कर्ज माफ मध्य प्रदेश में हुआ, अलग अलग बैंकों से। आपने बोला 55 लाख किसान, वो प्रक्रिया पहले दिन से चालू की। अगर 30 लाख किसान भाइयों की ऋण माफी हुई तो बचे 25 लाख की ऋण माफी क्यों होती? ये भारतीय जनता पार्टी, शिवराज जी, नरेंद्र मोदी जी या पूरे प्रदेश और शीर्ष नेतृत्व भाजपा को चिंता थी कि कमलनाथ पूरा हिंदुस्तान मोदी जी के नेतृत्व में पीछे जा रहा है। और कमलनाथ ऐसा क्या कर रहा है कि 30 लाख लोगों का ऋण माफ कर दिया कमलनाथ ने, पेंशन 300 से बढ़ाकर 600 कर दी, और मध्य प्रदेश में 40-40 लाख रुपए की लागत से हजारों गौशालाएं बना दी। कमलनाथ ने मेट्रो परियोजना चालू कर दी, कमलनाथ जी ने करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके। यही तो भारतीय जनता पार्टी का भय था, डर था कि ये देश का कमलनाथ मॉडल, कमलनाथ जी के नेतृत्व में एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार कमलनाथ जी को मिला है। साहब कमलनाथ, ये जितने भी मध्य प्रदेश में जितने भी नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे, ये जब आदरणीय कमलनाथ जी देश के मंत्री थे उस समय, उनके समय कार्य योजना बनी है। अब ये तो बोलने के लिए कुछ भी बोलने साहब, वो इनके तो अपन पकड़ नहीं सकते। इनकी तो पाठशाला में तैयारी इस बात की कराई जाती है कि भैया जोर से बोलो, झट बोलो और झूठ बोलो, तब मैं इनसे तो लड़ नहीं सकता साहब। चिंतामणि जी, आज सही बात करे तो अपन तरह लड़ाई लड़ेंगे। महेश जी छोड़िए, चिंतामणि जी के पास आते हैं, पर उससे पहले शिवराज जी और राहुल गांधी छोड़िए। कमलनाथ जी ज्यादा बेहतर मुख्यमंत्री या छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल ज्यादा बेहतर मुख्यमंत्री? अब सवाल क्यों? सवाल इसलिए है कि कर्ज माफी का ऐलान मध्य प्रदेश में भी हुआ था और राहुल गांधी ने कर्ज माफी का ऐलान छत्तीसगढ़ में भी किया था। पर छत्तीसगढ़ में ऐलान था किसानों का सारा कर्जा माफ। अब भूपेश बघेल जो कभी देश में किसी भूमिका में नहीं रहे, उन्होंने शपथ ली दिसंबर में और जनवरी में सारे किसानों का सारा कर्जा माफ हो गया, दस्तावेजी स्वरूप। और कमलनाथ जी चरण ही बनाते रह गए। तो आप किसको ज्यादा बेहतर नेता मानते हैं, किसको बेहतर मुख्यमंत्री मानते हैं? जरा समझाइए ना। साहब दोनों मुख्यमंत्री बेहतर है हमारे। कमलनाथ जी ने 30 लाख लोगों का ऋण माफ किया है, छत्तीसगढ़ में हमारे बघेल जी ने ऋण माफ किया। दोनों ही हमारे लिए तो साहब पूजनीय है, क्योंकि उन्होंने किसानों की सूझ ली है। कमलनाथ जी साहब मध्य प्रदेश को 15 साल में पूरी तरह लूटा इन लोगों ने। कैसे मध्य प्रदेश के 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी उस प्रदेश को पटरी पर लाए। कमलनाथ जी ने 18 घंटे काम किया। आप कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ आईएएस या आईपीएस कमलनाथ जी की तारीफ करते थे। आप साहब ये से थोड़ी चलते कमलनाथ जी। भाई और बहनों, दादा, ये क्या है साहब? ये मुख्यमंत्री जी को शोभा देता है क्या? अब आप बताओ। अभी ये नया रेम पे चल रहे हैं जैसे। साहब मेरा मतलब, कमलनाथ जी की तुलना तो साहब किसी से हो ही नहीं सकती। कमलनाथ जी तो विकास का दूसरा नाम है साहब। छिंदवाड़ा जाकर देखिए आप, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में, आप मेरे साथ गांव के किसानों के साथ देखकर चलिए। महाकाल लोक की स्थिति देख लीजिए, कमलनाथ जी ने एक कायाकल्प किया है। कमलनाथ विकास का दूसरा नाम है साहब। और रही भूपेश बघेल जी की बात, तो भूपेश बघेल जी और कमलनाथ जी, भूपेश बघेल जी दोनों मेरे लिए सम्मानीय है। वहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य की अलग कहानी है, क्योंकि वहां साहब जितना भी हमारे मध्य प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश, वहां वो हमसे ज्यादा है, लेकिन वहां छोटा प्रदेश है। कमलनाथ जी ने 30 लाख लोगों का माफ, साहब 30 लाख लोगों का ऋण माफ करना बहुत बड़ी बात है। पिछली बार अतिवृष्टि हुई मेरी विधानसभा में और पूरे मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी ने बिना सर्वे के 150 करोड़ रुपए सराहना में दी। आज शिवराज जी पटवारी बैठे हैं धरने पे, आप देख लीजिए चल के, 10 कदम 20 कदम 50 कदम की दूरी पे। यहाँ मास्टर शिक्षक बैठे हैं, जीआरएस बैठे हैं, सचिव बैठे हैं। मध्य प्रदेश का हर कर्मचारी हाहाकार कर रहा है साहब, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। ये क्या बताएं आपको महेश जी, कभी छत्तीसगढ़ आइएगा, ये जितने लोग भी धरने पे बैठे दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे लोग छत्तीसगढ़ में भी धरने पर बैठे हुए हैं। नहीं जब चुनाव आता है वहां नहीं बैठे तो लोग धरने पर ही दिखाई देते हैं साहब। यहाँ तो चिंतामणि जी, डॉक्टर साहब, माननीय महेश जी ये बता रहे हैं कि 15 महीने में तो हो गया कमाल। उसके चलते आपका 2023 में क्या होगा हाल, ये जानने में दिलचस्पी है। मेरा सबसे पहले महेश भाई ने जो कुछ कहा, उन्होंने कहा कि साहब बहुत विकास कार्य कर रहे हैं। आप पूरे बयान उठा करके देख लीजिए उस समय के कमलनाथ के, पूरे समय रोना रोते रहेंगे, खजाना खाली है पैसे नहीं है, खजाना खाली है, कहां रोते रहे पूरे समय नहीं।
देखिए भाई जी, उन्होंने पूरी ईमानदारी से आपकी बात पूरे समय कमलनाथ जी के बयान उठा करके देख लीजिए, वो यही रही रोना रोते रहे, और 1 रुपए का भी निर्माण कार्य उस समय अगर इन्होंने कर दिया हो, ये वो सारे भूमि पूजन करते रहे, वो सारे लोकार्पण करते रहे जो पाइपलाइन में भारतीय जनता पार्टी छोड़ गई थी। इन्होंने कोई कार्य योजना नहीं बनाई। अलबत्ता ये आयोजन कराते रहे, बड़े बड़े हीरो हीरोइन को बुलाते रहे, लेकिन इन्होंने कोई 1 रुपए का भी निर्माण कार्य या कोई कार्य योजना नहीं बनाई। तो कमलनाथ जी के साथ बहुत अच्छा ये निर्माण कर दिया, ये कर दिया, बिल्कुल गलत बात है। दूसरा, जहां तक किसान कर्ज माफी का विषय है, ये बहुत बड़ा अपराध करके कमलनाथ जी इस प्रदेश में गए हैं, और वो सबसे बड़ा अपराध ये कि कर्ज माफी का जब इन्होंने कहा तो कर्ज माफी किसी ने कि हीरे हरे पीले नीले कागज ये बांटते रहे, फॉर्म भर दो, जबकि सारा कंप्यूटराइज्ड है। और उसके बाद जो बड़ा अपराध करके गए कि सारी सहकारी संस्थाओं को ये बात कर रहे हैं, और आज सहकारी संस्थाएं जो है, ये सुन तो लो, इनको कहा जा रहा है, इनको छोड़ के सारी सहकारी सुन लो, इनसे क्या नाराजगी इनसे डॉक्टर साहब से? सारी सहकारी संस्थाएं ये बर्बाद करके गए हैं। आज तक वो सहकारी संस्थाएं डॉक्टर उभर नहीं गंभीरता पाई से ले रहे हैं इनके लोग, साहब बताओ ये बात है क्या? जी, आज तक वो सहकारी संस्थाएं उभर नहीं पाई है। अब एक बात बताओ महेश जी, आप मंच से सहयोग के लिए चिंतामणि जी का धन्यवाद ज्ञापित करो, और इसके बावजूद भी महापौर जी रुके रहे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब को गंभीरता से ले क्यों नहीं रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है जी कि कोई ये मुझे मतलब अब चल क्या रहा था, मैं तो ये देख रहा हूँ उधर के डॉक्टर साहब इधर कह रहे हैं, वो उधर जा रहे हैं उठ के। जी, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ जी। और क्या क्या आप नहीं समझ पाते महेश भाई? बाकी तो साहब, बाकी जनता समझाएगी 2023 में। हिसाब तो ठीक है, हिसाब वो तो जरूर। पूरा अच्छा साहब, एक बात बताइए, 15 महीने का अच्छा, भाई खाता अच्छा, हमारा भाई, भी है, और 18.5 साल का इनका भी है अच्छा साहब। 15 महीने में इतना ही कमाल हो रहा था, तो फिर उज्जैन का मेडिकल कॉलेज तो बन जाना चाहिए था। 15 महीने में क्या किए आप लोग? साहब उस समय तो हमारी सरकार आई थी, धीरे धीरे हमने शुरुआत की। मेडिकल कॉलेज की अब घोषणा ये आगे कर विषय रहे पे, थे, अब मेडिकल विषय पे कॉलेज आगे। की घोषणा तो जेठिया जी करते थे, चिंतामणि जी करते थे, फिर अनिल जी करने लगे, फिर पारस जी करने लगे, मोहन जी करने लगे। तो मैंने ये काम तो इनके हाथ से हो ही जान दो, कम से कम उन्हें अरे महेश जी, ये काम तो हो ही जान दो इनके हाथ से। भाई कमाल का दूसरा नाम कमलनाथ, आप तो ऐसा बता रहे हैं। बिल्कुल। तो हमने ये पूछ लिया, महेश परमार जी जैसा ऊर्जावान विधायक जब उज्जैन जिले का प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो उज्जैन का मेडिकल कॉलेज अस्तित्व में क्यों नहीं आ गया? थोड़ा इसमें तो बताइए ना। साहब कमलनाथ ने कमाल किया महाकाल लोक के रूप में। 3 मंत्रियों की कमेटी बनाई, विभाग के मंत्री श्री जयवर्धन सिंह जी, हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा जी, धर्मस्व विभाग के मंत्री श्री पीसी शर्मा जी, और हम जिले के सभी विधायक, हमारे संगठन के अध्यक्ष। ये कमलनाथ 700 करोड़ रुपए देके कमलनाथ ने ये कमाल किया। कमलनाथ ने कमाल किया साहब, 30 लाख किसानों को ऋण माफी करके। ये मेरा सर भ्रमित हो रहे हैं। आप क्या चाहते हो, उज्जैन जिले के जितने भी अब मरीज हों उनका लोग मारिया जाए भाई, कि इलाज यहीं पे हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, आपने सवाल किया की कृपा। आप तब से लगातार कह रहे हैं कि भाजपा ने मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाया। हमने आपसे ये जानना चाहा कि कमलनाथ जी जैसा कमाल का, दक्ष और जबरदस्त प्रशासनिक क्षमता का धनी व्यक्ति उज्जैन के संदर्भ में बहुप्रतीक्षित मेडिकल कॉलेज के निर्माण के संदर्भ में कोई भूमिका क्यों नहीं निभा पाया? ऐसा शुरुआत की कमलनाथ जी ने विकास की 15 महीने 15 साल। आप समझ रहे साहब, सबसे पहली हमारी घोषणा थी ऋण माफी की, गौशाला निर्माण की, पेंशन 300 बढ़ाकर 600 रुपए की, शुद्ध का युद्ध, उसके बाद मंडी में किसान भाई को नगद शुद्ध का युद्ध जो है पूरे प्रदेश में डरे रहे लोग। शुद्ध का युद्ध केवल जो लोगों को नोचने का, ब्लैकमेल करने का काम था। अरे डॉक्टर साहब ये गलत बात है, पूरे की बात मत कीजिए, ये गलत बात है डॉक्टर, ये शुद्ध के लिए युद्ध शुद्ध का निश्चित रूप से किसी भी सरकार के लिए हमेशा ही एक एजेंडे का विषय होना चाहिए चिंतामणि जी, चाहे सरकार किसी की भी रहे। डॉक्टर साहब ब्लैकमेल हमारे सरकार ने, लेकिन महेश जी आप अपना आखिरी बात, ये मिलावटखोरी का ब्लैकमेल होता है। अरे टैंकर है। अरे आप चिंतामणि जी को लेकर ज्यादा नाराज मत होइए। अभी आप इतने ज्यादा उनकी तारीफ कर रहे थे, क्या बात से बदलना ठीक नहीं। अभी तो आप ये बताओ अब महेश जी कि अगर 2024 में आप कांग्रेस की सरकार बनती है तो उज्जैन जिले को क्या मिल जाएगा? क्यों होनी चाहिए कांग्रेस की सरकार, ये सवाल है। अगर उज्जैन कमलनाथ जी की सरकार बनती और बनेगी महाकाल कृपा से, तो ये मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हम करेंगे। उज्जैन में साहब बड़े बड़े मिल थे, बड़े बड़े उज्जैन में मिल थे। हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में साहब यहाँ युवाओं को रोजगार के मिले, इस विषय पे यहाँ उद्योग स्थापित करेंगे। सबसे बड़ी प्राथमिकता यहाँ बेरोजगारी है।
हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में विक्रम विश्वविद्यालय हमारे देश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, जो आज यहाँ पीएचडी कांड मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी पहचान हो रही है, ये हम समाप्त करेंगे। और इस विश्वविद्यालय में तकनीकी शिक्षा, कौशल शिक्षा के माध्यम से आज इन 18.5 साल में मध्य प्रदेश में रोजगार तो समाप्त हो चुके हैं। आउटसोर्स हो या इनकी निजी ठेकेदारी इनके बंधु नेता की, तो फिर युवाओं को तैयार करना तकनीकी कौशल शिक्षा के साथ उनको रोजगार कैसे मिले, यहां बहुत संभावना है काम करने के लिए साहब। लेकिन लगातार ये लोग यहां से जीतते गए, भगवान के नाम पे वोट मांग लेते हैं, लेकिन यहां का विकास इन लोगों ने कुछ नहीं किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब आप तो प्रोफेसर रहे हैं, यहां कितने पढ़े लिखे हमारे यहाँ के, आप सब 15 महीने की सरकार में लगभग पूरे मध्य प्रदेश में 40,000 शिक्षक स्कूल विद्यालय के कमलनाथ जी ने अपने घर भेजा, उनको बहुत कष्ट में थे वो। महेश जी हमारे आखिरी सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है उज्जैन जिले को क्या मिलेगा? आप मुझे बताने के संदर्भ में केवल 2 बातें बताए हैं। एक मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, दूसरा आपने कहा कि रोजगार के अवसर सृजित हो जाएंगे। क्या महेश परमार जी के पास इस कार्यक्रम के माध्यम से उज्जैन और प्रदेश के लिए कोई संदेश है कि आपकी पार्टी की सरकार बनने पर उज्जैन क्या पाएगा? ये मेरा सीधा सवाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि एक गंभीर उत्तर आपके माध्यम से, ताकि लोग आपकी पार्टी के संदर्भ में विचार कर सके। महेश जी निश्चित रूप से आपको धन्यवाद साहब। सबसे पहले जो हमारी पहचान है, जो हमारी माँ है, छिपरा माँ को शुद्ध करना साहब, जो आज उसमें सैकड़ों गंदे नाले मिल रहे हैं, उसको पूर्ण रूप से शुद्ध करना। हम परिक्रमा नहीं करेंगे जैसे मोहन यादव जी परिक्रमा करते हैं, उसको पूर्ण रूप से शुद्ध करना। खान नदी का डाइवर्सन करके छिपरा माँ में पूरे हिंदुस्तान या पूरे विश्व से लोग आए, वो बेझिझक उसमें डुबकी लगाए और जल का आचमन करें। हमारी पहली प्राथमिकता ये होगी। दूसरे, रोजगार के अवसर, सब बैठकर उज्जैन के जितने भी हमारे यहाँ के उद्योगपति हैं, यहाँ के प्रबुद्धजन हैं, हमारे यहाँ के युवा साथी, यहाँ के मजदूर साथी हैं, हमारे परिवार के लोगों के साथ, क्योंकि साहब आज सबसे बड़ी लड़ाई रोजगार की है। तो रोजगार के अवसर कैसे पैदा हो। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हमारा पूरा जिला कृषि प्रधान है। यहाँ के किसान साथियों के साथ बैठकर अच्छी मंडियों को, यहाँ उनके साथ उनकी उपज का दाम उनको कैसे अच्छा मिले, उनकी उपज के दाम के माध्यम से जो बिचौलिए हैं, जो उनसे 2,000 रुपए क्विंटल गेहूं खरीद के उसको 6,000 रुपए क्विंटल में परिवर्तन करके कैसे बेचते हैं, उनका जो दूध का उत्पादन करते हैं हमारे किसान भाई, उनसे 30 रुपए 40-35 रुपए लीटर दूध लेकर उसको 100 रुपए में कैसे, या पनीर अलग अलग चीजें बनाकर, ऐसे किसान भाइयों के साथ बैठकर इन तीनों चीजों पे काम करेंगे। महेश जी ने ये बताया। बिल्कुल साहब, हमारा एजेंडा रहेगा। आखिरी सवाल है मेरा यही, महाकाल मंदिर पर होता अपन बैठ करेंगे, सब करना है, बैठ के सब करना है। आपकी तरफ से कोई विजन 2023 में सरकार बनने के बाद अगले 5 सालों के लिए उज्जैन जिले के अंदर? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, जो भी विकास हुआ है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के उसमें हुआ, लेकिन जो विक्रम उद्योगपुरी है आकार ले रही है, उसको तेजी से आकार देने ताकि रोजगार के अवसर बढ़े। अभी ये रोजगार की बात कर रहे थे, लेकिन इन्हीं की सरकार में डाइंग उन्हीं की सरकार क्या करते हो? आपने क्या करा सांसद होते हुए, ये बताओ मुझे। आपने सांसद होते हुए क्या कर दिया? आपने एक भी गांव का दौरा करा, फिर मैंने अभी कुछ बोला नहीं साहब, ये गलत बात है। ये डॉक्टर साहब ने क्या कर दिया? मंत्री रहे, प्रधानमंत्री 5 साल में रहे, मेरी बात ऐसा नहीं बोलेंगे, ये गलत बात है। ऐसे झूठे से डॉक्टर, ऐसा नहीं, आप ऐसे पढ़े लिखे विद्वान हो के ऐसे झूठ नहीं बोलना, ऐसे गलत काम नहीं करना। अरे डाइंग केडर में डाल दी थी पोस्ट, ऐसे नहीं करना। मेरा जो आपका सवाल है वो बहुत स्पष्ट था, आरोप प्रत्यारोप का नहीं था ये सवाल। ये सवाल, अगर आप ऐसा कुछ बोल रहे हो तो ऐसा लगेगा कि आपके पास कोई विजन नहीं है। जी, मैं विजन पे ही बात कर रहा हूँ। आप केवल दृष्टि दीजिए कि आप क्या करेंगे, छोड़िए कि वो क्या करेंगे या क्या किया। इन्होंने 5 साल में क्या किया, पहले मुझे सांसद होते हुए क्या करा? विक्रम उद्योग पहले ये पूछिए, सब तो बता दिए क्या किए ये। हाँ, कुछ नहीं किया ना, आप बताइए। उज्जैन फतेहाबाद ये मेरे समय आई है, और विक्रम उद्योगपुरी ये मेरे समय आई है, आज आकार ले रही है। दूसरा, महाकाल में जो फेज 2 हो रहा है, उससे निश्चित रूप से और अच्छे से करके पर्यटन का जो केंद्र है वो उज्जैन को बनाया जा सकता है। निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज भी होना ही चाहिए, क्योंकि केवल यही संभाग बाकी है जहां संभाग केंद्र पर सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है। लेकिन यह भी है कि पहले 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज 24 मेडिकल कॉलेज है, और 25 मेडिकल कॉलेज इस उज्जैन में खुलेगा। हमें यह भी देखना होगा। हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और डॉक्टर साहब को टिकट तो कुल मिलाकर भाई लोग निश्चिंत रहे, दोनों राजनीतिक बात का अक्सर है कि 2023 से 2028 के बीच उज्जैन में मेडिकल कॉलेज तो मिल ही जाएगा, और नहीं तो 2028 में आप लोग विचार कीजिएगा कि भाजपा कांग्रेस से तो हो नहीं रहा, किसी और के संदर्भ में विचार करें। बहरहाल
आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ संवाद का हिस्सा बनने के लिए। आगे की कार्रवाई के लिए अनुराग जी। आप लोग अभी रुके रहिए, सम्मान का जो अभी परंपरा है वो आगे बढ़ेगी। तमाम मेहमान जो हमारे साथ अतिथि थे मंच पर, हम सबको आमंत्रित करते हैं। महापौर मुकेश टटवाल जी, आपको हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। सम्मान की परंपरा लगातार जारी रहेगी। शाल, श्रीफल और मोमेंटो से हम सभी का सम्मान करते हैं। राहुल यादव जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं, डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी को आमंत्रित करते हैं मुकेश टटवाल जी के महापौर उज्जैन के सम्मान के लिए। हमारे साथ में रवि भदौरिया जी हैं, हम उनको मंच पे आमंत्रित करते हैं सम्मान के लिए। ये हमारी एक परंपरा है अतिथि देवो भव की, और साथ में मोमेंटो देके कि आपको याद दिलाने की जो आपने मंच से वादे किए हैं। रवि भदौरिया जी हम आमंत्रित करते हैं। साथ में हमारे विवेक जोशी जी हैं, उनको मंच पर आए सम्मान के लिए। चेतन यादव जी जो हैं वो मंच पर आए। सम्मान की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चेतन यादव जी मंच पर आमंत्रित हैं। माया जी हमारे साथ में हैं, माया द्विवेदी जी, उनको हम मंच पर आमंत्रित करते हैं सम्मान के लिए शाल श्रीफल से। अजीत सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं, अजीत सिंह जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। हमारे साथ में राजपाल सिंह सिसोदिया जी मौजूद रहे, उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं हमारे साथ, अगर वो अभी भी हैं तो। साथ में हमारे साथ में रवि राय जी हैं, उनको हम मंच पे आमंत्रित करते हैं। रवि राय जी, जगदीश चौहान जी हमारे साथ में हैं, उनको मंच पे आमंत्रित। लगातार हम ये सम्मान के साथ में कहीं ना कहीं जो है हम उम्मीद करते हैं कि ये करतल ध्वनि से लगातार सब मेहमानों का सम्मान आपकी तरफ से भी होता रहे और ये परंपरा जारी रहे। हमारे साथ में दो महत्वपूर्ण मेहमान आखिरी सेशन के हैं, इसके बाद में उनका भी सम्मान होगा, लेकिन अभी ये परंपरा लगातार जारी है। अजीत सिंह चौहान जी, जगदीश चौहान जी, विवेक जोशी जी, माया जी, राजपाल सिंह जी, मुकेश टटवाल जी, चेतन यादव जी, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और आपका इस बहुत सारा आभार। लेकिन साथ में हमारे साथ डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, और महेश परमार जी का यहाँ पर एक नया सम्मान हो रहा है। बहुत ही ओजस्वी और कहीं ना कहीं जैसा हमने कहा भी कांग्रेस जो है उम्मीद के रूप में उनको देखा जाता है। डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी, प्रखर व्यक्तित्व है उनका, अलग जो है वो व्यक्तित्व है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद हैं। उनका शाल, श्रीफल और मोमेंटो देकर यहाँ सम्मान हो रहा है। आप सभी मेहमानों का बाबा महाकाल की नगरी में हमारा सहयोग करने के लिए खूब सारा धन्यवाद। जय श्री महाकाल।